हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि छान, यू वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर स्टार्ट करना है मेमोरेंडम वाला ऑफ एसबीईसी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे भी वीडियो शायद 10 दिन बाद ही आई है, क्योंकि क्योंकि सबको पता है कि बाहर के हालात कैसे हैं, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मतलब वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती तो फिर समझ नहीं आता क्या कैसे पढ़ाएं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को। नॉट दिस कलर, बिल्कुल ही धार्मिक कलर हो जाएगा ये। ये वाला। हाँ, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। और इस चैप्टर में हमें वैसे भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ना अगेन मैं वही वाला वर्ड यूज़ करूँगी, कॉमन सेंस वाली बातें आती हैं। जब हम पढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब हम कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब आप इंडिविजुअल हो तो आपके पास भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए, हमारे लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें बताई है, उसमें हमारे कुछ राइट्स भी बताए गए हैं, हम क्या चीज़ नहीं कर सकते वो भी बताया गया है, मतलब आपके राइट्स में भी क्या एक्सेप्शंस हैं वो बताया गया है। इसी तरीके से अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोले और ये कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या हम अपना इतना दिमाग नहीं चला सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन माने क्या। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ उनके लिए रूल्स बताए गए होंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक तरीके से समझो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो टॉप पे है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, सबऑर्डिनेट है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको ओवरराइड नहीं कर सकता, कंपनीज एक्ट 2013 को, ठीक है, ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको ओवरराइड नहीं कर सकता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 को ओवरराइड तो नहीं कर सकता। मतलब कंपनीज एक्ट को तो कोई भी एसोसिएशन, यानी कि ये मेमोरेंडम हो या फिर आर्टिकल हो, दोनों में से कोई भी कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी ओवरराइड नहीं कर सकता। तो जब हम बात करते हैं ओवरराइड की कि क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बड़ा है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 बड़ा है, तो हम वहाँ कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 जो है सबसे बड़ा है, सुप्रीम है। फिर आता है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। ओके, अब हम पहले देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो हमने आर्टिकल, फिर कंपनीज एक्ट, क्या बड़ा है, क्या सुप्रीम है, क्या सबऑर्डिनेट है, ये बस इस चैप्टर का एक ओवरव्यू है, ठीक है। अभी अपने को क्या देखना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे हम केस लॉज को भी पढ़ते हुए चलेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि कंपनी क्या क्या फॉलो करेगी, किस तरीके से कंपनी किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए चलेगी, ठीक है। एंड इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर किन फाउंडेशन पे बिल्ट है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, क्या कंपनी की एक्टिविटी हो सकती है और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी का क्या रिलेशन है। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप कंपनी बना रहे हैं, आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या है कि आप अपना एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यानी कि जब आप कंपनी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आपका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए जिसमें आपका क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। अच्छा, अब जब हम कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, तो क्यों क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि भैया कंपनी फॉर्मेशन से पहले आपका, या कंपनी फॉर्मेशन के टाइम की बात जो है, उस टाइम पे आपका मेमोरेंडम प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों बात हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो वहाँ पे कुछ क्लॉजेज आते हैं, राइट। एक मिनट, आई थिंक मैंने, हाँ, कुछ क्लॉजेज आते हैं। वो क्लॉजेज कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। कुछ क्लॉजेज आते हैं, वो क्लॉजेज क्या क्या है यहाँ देखो। पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज। मतलब अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट ये क्यों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉर्मेट करना इज इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कंपनी फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो रीज़न यहाँ पे है
क्योंकि आपका नेम क्लॉज जब भी आप क्या बनाएंगे, जब भी आप मेमोरेंडम ऑफ कंपनी फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो जब आप कंपनी बना रहे हैं तो क्या आपका नेम क्लॉज डिसाइड होना चाहिए? नहीं, यानी कि आप कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं और आपके बच्चे का नाम ही डिसाइडेड नहीं है, तो नेम क्लॉज प्रिपेयर होना चाहिए। अब ये नेम क्लॉज प्रिपेयर होगा तो वो क्या है, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका क्लॉज है कि भैया पब्लिक कंपनी है तो उसको लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। बट ये जो है क्लॉज किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है और गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप कंपनी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आपका सिचुएशन क्लॉज, यानी कि आप कहाँ पे सिचुएटेड है आपकी कंपनी, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी भैया मेमोरेंडम में बोला गया है कि आपको सिचुएशन क्लॉज भी बताना है। इसलिए भी ये क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपका एक प्रूफ है कि भैया आपने वो सारी चीजों को ना डिक्लेयर कर दिया है। एक एक मान लो एक पेज पे आपने ये सारी चीजों को ना ठप्पा लगा के डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा ये नेम क्लॉज है, मतलब ये हमारा नाम है, ये हमारा सिचुएशन क्लॉज है, यानी कि यहाँ पे हमारी कंपनी है, या ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है कि हम भैया क्या काम करेंगे वो। अब जब आप कंपनी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आप कई सारी चीजें तो डिसाइडेड होनी चाहिए ना, तभी तो आप कंपनी फॉर्मेट कर पाएंगे। अब आप कह रहे हैं हमें अपनी कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट करनी है, बट हमने नेम कुछ नहीं सोचा है, तो क्या बोलेगा रजिस्ट्रार, क्या कहेगा कि पहले नाम सोच के आओ, ठीक है। फिर आप कहेंगे नाम तो सोच लिया है बट कहाँ कंपनी खोलनी है, आरओसी कहाँ है उस कंपनी का, हमने डिसाइड नहीं किया है, तो क्या बोलेगा आपसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आपको क्या है कि आपको बताना है सिचुएशन क्लॉज, यानी कि जब भी आप अपना कोई फॉर्म फिल करते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे कुछ स्टार मार्क करके कुछ चीज़ें आती हैं जो कि मैंडेटरी हैं आपको फिल करना, जो कि उस फॉर्म को फिल करने के लिए रिक्वायर्ड है कि वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले बंदे के पास, यानी कि जहाँ जिस पोर्टल पे आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको आपकी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप नॉर्मली से बात करो, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, आपका नाम पता होना ज़रूरी है, आपका लास्ट नेम क्या है पता होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जब कंपनी फॉर्मेशन होता है तो कंपनी का नाम क्या है पता होना ज़रूरी है, लास्ट नेम यानी सरनेम क्या हो गया, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये क्या होगी, कंपनी की जाति प्रजाति मान लो, ठीक है। उसके बाद है कि हाँ सिचुएशन क्लॉज। अब सिचुएशन क्लॉज आप कहाँ रहते हैं वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो आपसे क्या मांगता है, आपका नेम क्लॉज मांगता है, आप कहाँ पे आपका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो वो डिलीवरी क्या होता है, सक्सेसफुली हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंपनी है, कंपनी तो देखो मतलब आपकी डिलीवरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को होना पता होना ज़रूरी है, तो इसीलिए मेमोरेंडम को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया है कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उससे पहले आपका ये जो चीज़ें हैं ना डिसाइड कर लो पहले ही, क्योंकि ये आपको मेमोरेंडम में फिल करना होगा, राइट। ओके, तो आ जाते हैं हम वापस से चैप्टर पे। कहाँ थे अपन लोग, कहाँ थे, हाँ उसके बाद था, हम रुके कहाँ थे, इनफैक्ट the memorandum is one of the essential prerequisite, अरे 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 प्री यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेमोरेंडम, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो। रीज़न जान लिया है क्या हमने कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑफकोर्स जान लिया है कि भैया नेम क्लॉज पता होना ज़रूरी है। अब अगर आपको ना, जैसे अभी हमें प्री एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर, सॉरी फॉर्म फिल नहीं, एग्ज़ाम देना होता है, प्री एग्जामिनेशन जो टेस्ट करके होता है वो देना ज़रूरी है। तो क्यों देना ज़रूरी है, ताकि जब आप मेन एग्ज़ाम लेने जा रहे हो ना, उससे पहले आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने लायक हो तो ही आपको मेन एग्जाम्स में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो ये क्यों है, ताकि आपको भैया पता है कि आपको क्या पेपर में देकर आना है। अगर आप वो प्री एग्जामिनेशन ही क्लियर नहीं कर पाए तो फिर जून दिसंबर तो फिर भूल ही जाओ बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से मेमोरेंडम भी है कि भैया पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कंपनी को फॉर्मेट कर पाएंगे, इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, ठीक है। तभी आप इनकॉर्पोरेशन की बात कीजिए। Okay, this is the evidence in Section 3 of the Act, which provides the mode of incorporation of a company and states that a company may be formed for any lawful purpose by seven or more person, where the company to be formed as a public, two or more person where the company is to be formed as a private company, one person where the company to be formed is a one person company by subscribing their names or his name to a memorandum and complying with the requirements of this act in respect of registration, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसीजर्स है जिनको आपको फॉलो करना होता है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट 7 सब्सक्राइबर्स की, तो हम क्या मतलब कि अगर पब्लिक कंपनी है तो
पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, आपको मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने के लिए जो भी आपकी कंपनी है उतने रिक्वायर्ड मेंबर आपको लगेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मेमोरेंडम को सब्सक्राइब, ये मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि वो फर्स्ट कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया होता है, यानी एज अ सब्सक्राइबर अपना नाम मेमोरेंडम में लिखवाया होता है। तो ये क्या है, मेमोरेंडम वहाँ पे भी नीडेड है। तो मेमोरेंडम तो भैया मतलब कि अब आपको कोई भी आके कहते हैं ना मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जरूरी नहीं है, मत मानना, जैसे कोई नहीं मानेगा, इतना बुद्धू कोई है भी नहीं। ओके, अब आ जाते हैं हम एक बार अपने केस लॉ पे। केस लॉ हमारा क्या कह रहा है, इन द सेलिब्रेटेड केस, सेलिब्रेट किया केस को, ठीक है, ऑफ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875 एरा, ठीक है लॉर्ड, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम का होना क्यों अनिवार्य है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, जो आपकी कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उनके लिए, फिर आप मान लो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या आप अपना 10 रुपये भी देते हो, आप किसी को 10 रुपये वैसे भी देते हो। तो जब आपने देखा होगा कि कोई जैसे ट्रेन वगैरह में कोई मांगने कुछ आता है, तो आप क्या कोशिश करते हो, उसको पैसे ना देके आप उसको खाने की चीज़ दे दो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका वो 10 रुपये 20 रुपये कहाँ लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, मान लो अब आप 1000 रुपये लगा रहे हो या 10,000 रुपये लगा रहे हो, आपको तो यही रहेगा ना कि भैया मेरा पैसा किस कंपनी में जा रहा है, वो कंपनी कैसी है, मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, मुझे जितना इन्वेस्ट किया है उससे 2 रुपये 3 रुपये फालतू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वरना मैं एफडी करा लूँ, ठीक है, या बैंक में ही पड़े रहने दूँ उसको। तो आप भी चाहोगे कि जितना आपको बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न इंटरेस्ट मिले जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप वहाँ पे क्या चाहोगे, मतलब फिर आप मतलब आप जानना चाहोगे कि भैया कंपनी कैसी है, तो क्या कहाँ जाओगे कंपनी कैसी है पूछने के लिए, मतलब कंपनी के डायरेक्टर से जाके पूछोगे, या आपका उस कंपनी में कोई दोस्त मैनेजर लगा होगा उससे जाके पूछोगे, नहीं ना। तब भी आप क्या चाहोगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपने हाथ में चाहोगे, एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट अपने हाथ, प्रोस्पेक्टस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हम अगर कंपनी को क्या, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम जानना चाह रहे हैं कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ये कंपनी जो है कैसे एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, ये कंपनी जो है इसका सिचुएशन यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी आरओसी कहाँ पे है, ये कंपनी जो है, इसका नाम तो चलो मुझे पता है, नहीं मतलब नाम इतना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी ये कंपनी जो है इसका नाम क्या है, आप किसी को बताएंगे तो आपको मतलब कि सारी डिटेल ना मतलब मान लो कि आपने उसको नाम नहीं बताया, फिर आपने उसको ऑथराइज कैपिटल, मतलब आप किसी से पूछोगे तो ये थोड़ी कि वो बंदा आपको ऑथराइज कैपिटल भी बताएगा, कितना इशू किया है वो भी बताएगा। आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है तो आप क्या करोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ भागोगे, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको सारी चीज़ें बताएगा कि भैया कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी किस किस एक्टिविटीज़ में एंगेज है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उनका ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा, विच इज़ चार्टर डॉक्यूमेंट जिसे कहा जा रहा है। चार्टर डॉक्यूमेंट यानी कि वो कंपनीज की पावर से लेकर उनकी लिमिटेशंस, उनके ऑब्जेक्ट्स, उनका सिचुएशन क्लॉज कहाँ वो सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। लाइबिलिटी क्या है कंपनी की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्या बताएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा। अब एज पर रेलवे कैज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे में क्या हुआ है वो देखते हैं। इट कंटेन्स द बोथ विच इज अफर्मेटिव एंड दैट विच इज नेगेटिव, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। स्टेट अफर्मेटिवली द एम्बिट एंड एक्सटेंट ऑफ vitality and powers which by law are given to corporation and it's यहाँ पे ना अभी से इस केस की बात, इस केस लॉ में ढंग से हुई नहीं है, ठीक है। अभी हमने मेमोरेंडम समझ लिया है कि क्या होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आपको पावर्स बताई जाएंगी, लिमिटेशन बताई जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव सर चीज नहीं, सब चीज बताई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स की बात हो रही है। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपको यहाँ पे ना ये जो टेबल आपको बताया गया सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में, ये एक्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस मैनर में होना चाहिए, किस सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। as may be applicable in relation to the type of company proposed to be incorporated or in a form as near thereto as the circumstances admit, ठीक है। आपको बता रहा है टेबल ए जो है, द फॉर्म इन द टेबल ए, टेबल ए में क्या है,
इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जो टेबल ए है वो किसको एप्लीकेबल होता है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है। फिर टेबल बी क्या है, जिनका जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। टेबल सी कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ठीक है। टेबल डी किसको एप्लीकेबल है, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई किसको एप्लीकेबल, मतलब ये टेबल जो है उसमें आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है, एक मॉडल सेट किया हुआ है कि आपको जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये इस तरीके के टेबल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हमें टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई क्या अंदर घुस के कह रहे हैं ना वो हमें देखना नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अब क्या, एक मिनट आई थिंक कि मुझे ये टेबल वाला चार्ट बनवा देना चाहिए, तो बनाते हैं। उससे पहले मैं अपना लैपटॉप एक बार चार्जिंग पे लगा दूं। और ये एक मिनट, चलो पहले हम ना नोट्स में लिख ही लेते हैं। वैसे तो मतलब आई डोंट थिंक ये फॉर्म इम्पोर्टेंट है, बट मेरे कहने से क्या होता है। एक मिनट। हम्म, अरे अरे, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एमओए, दिक्कत दे रहा है भाई, ये तो बहुत ही वाहियात दिख रहा है। चलो पहले ना अभी चैप्टर पे ही जंप करते हैं, क्योंकि ये पेन सपोर्ट नहीं कर रहा अभी यहाँ पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक बार कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में, यानी कि मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं, उन सब की बात कर लेते हैं। एक मिनट, मेमोरेंडम हमारे यहाँ पे बात कर रहा है कि पहले तो हमने बता दिया मेमोरेंडम क्या है, कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी हमें देखना है कि कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं, यानी जिसकी कंटेंट की हम बात करें कि क्या कंटेंट होता है मेमोरेंडम में। द मेमोरेंडम ऑफ अ लिमिटेड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो, दोनों। अब यहाँ पे क्या है, द मेमोरेंडम ऑफ अ लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द फॉलोइंग, यानी कि कोई कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है उसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो कि हैं। देखते हैं, पहला है नेम क्लॉज, ठीक है। नेम क्लॉज क्यों बोला गया है, नेम क्लॉज में क्या होना चाहिए कि आपका तो पहले कंपनी का क्या नाम है, और मान लो कि कंपनी का नाम है, मान लो कंपनी का नाम है, क्या नाम है, अंजलि, ठीक है। कंपनी का नाम है अंजलि, अंजलि वाइट बोर्ड, ठीक है। और ये कंपनी हो चुकी है पब्लिक कंपनी, हाँ जी, इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, पब्लिक कंपनी हो गई है ये। बट क्या हो रहा है कि मतलब अंजलि वाइट बोर्ड और कुछ लिखा ही नहीं आगे पीछे, मतलब कि उसका सरनेम है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब अगर आप ऐसा ये नाम रख के कंपनी को फॉर्मेट, सॉरी इनकॉर्पोरेट कराते हैं, तो जो है आपकी कंपनी जो है, आप मतलब क्या करेगा, रजिस्ट्रार उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको क्या बताना होगा, लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको क्या बताना होगा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका नेम क्लॉज में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है, प्लस आपका जो नाम है वो भी आप बताएंगे। ये क्लॉज किसको एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी को भी एप्लीकेबल ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनको ये लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड की उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अपना स्टेट, कहाँ पे आपकी ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि इस कंपनी का, सॉरी इनकॉर्पोरेटेड नहीं, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है वो आपको बताना है, ठीक है। सिचुएशन क्लॉज में ये आएगा, यानी कि जब आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फाइल कर रहे हैं, अरे यार एक तो ये इरेज, बाबा
जब भी आप किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उनका क्या बताना होगा, सिचुएशन क्लॉज़ बताना होगा, यानी कि ये कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज़, यानी कि कंपनी जो है कौन से ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या एक्टिविटीज़ है, धंधा-पानी क्या है कंपनी का, वो भी आपको बताना है। और मान लो कंपनी का काम है, जैसे अंजलि's व्हाइट बोर्ड है, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्ट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है। ये कंपनी जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, इनका काम है पढ़ाना लोगों को। लेकिन क्या हो रहा है कि मान लो इन्होंने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि ये सिर्फ जीआईजीएल पढ़ाएंगे, या फिर ये लोग सिर्फ एसबीईसी पढ़ाएंगे, बट इनका, या फिर ये लोग सीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अब जब इन्होंने सीएस रिलेटेड सब्जेक्ट बोले कि सीएस के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर तो इनको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। बट जब ये बोल देते हैं कि ये सीएस का ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, साथ ही साथ ना मान लो इन्होंने ये भी कह दिया कि टेस्ट सीरीज भी लेंगे। तो अब ये टेस्ट सीरीज क्या है, उसी जो जैसे कि अब इन्होंने सीएस का बोल दिया कि ये सीएस का ये सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, और उसी के साथ टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज मान लो इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, इनका काम ऐसे चल रहा था, इन्होंने सोचा कि भैया कंपटीशन बहुत बढ़ गया, अब टेस्ट सीरीज अगर आप फ्री में कंडक्ट कराते हैं या कम पैसों में कंडक्ट कराते हैं, तो स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाएगी, और मतलब है ना, अपनी कंपनी भी अच्छा खासा बढ़ेगी। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया तो उसके हिसाब से चलना तो पड़ता ही है। तो ये क्या है एडिशनल क्लॉज में, यानी कि उनका एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि वो एडिशनल काम उसी से रिलेटेड क्या कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को और ग्रो कराने के लिए, वो उनका एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाता है। और उनको एडिशनल ऑब्जेक्ट मतलब कि उनका ये एडिशनल बिजनेस है, ये उनको बताना पड़ेगा कि भैया हम ये भी काम एडिशन में कर रहे हैं। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव तो एजुकेशन प्रोवाइड कराना है सीएस के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या सीएस के इन सारे सब्जेक्ट्स में, बट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराना है, ये इन्होंने मतलब सोच लिया, अभी एडिशन में सोचा हुआ है, इनका कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब लाइबिलिटी क्लॉज की बात हो रही है यहाँ पे कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। अगर कंपनी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कैसी भी है, लाइबिलिटी क्लॉज बताना होगा। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दैट लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड। यानी कि मान लो मैंने 12 रुपए का शेयर खरीदा है, और मैंने 12 रुपए की शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, मुझे 12 रुपए का शेयर अलॉट भी कर रहे हैं, बट मैंने जो है 12 रुपए अभी पूरे पे नहीं किए हैं। कॉल के हिसाब से मान लो 3 रुपए कॉल जो है अनपेड रह गई है, उन्होंने कॉल मनी जब रेस की है, तो वो 3 रुपए अभी मेरी तरफ से अनपेड है। तो मेरी लाइबिलिटी वो 3 रुपए के लिए ही है, मेरी लाइबिलिटी 9 रुपए के लिए नहीं है। जितना मैंने नहीं दिया है, मेरी लाइबिलिटी सिर्फ उतने की है, यानी कि जब वो कॉल करेंगे 3 रुपए, मैं 3 रुपए ही दूंगी, मैं 3 रुपए से फालतू नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। तो जितने अमाउंट मैंने अनपेड रखा है, मेरी लाइबिलिटी उतने की होगी। यानी जितना शेयर मैंने खरीदा, मैंने 100 रुपए का खरीदा है, और मैंने 80 रुपए शेयर्स के पैसे दे दिए हैं, और 20 रुपए की कॉल मनी अभी देनी बाकी है, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 20 रुपए की है, मेरी लाइबिलिटी 80 रुपए की, 100 रुपए की नहीं है। ओके। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट। अब यहाँ गारंटी की बात हुई, यानी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। तो अगर आपने जो है गारंटी, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड, जो गारंटी ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, तो हर मेंबर ने ना एक क्या किया होगा, ओथ किया होगा कि भैया मेरी लाइबिलिटी, मैं गारंटी लेता हूँ इतने असेट की, ठीक है। तो जिस भी मेंबर ने जो अंडरटेक किया टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंड अप while he is a member of, or within 1 year after he ceases to be a member, for payment of the debt and liabilities of the company। यानी कि मान लो मैंने बोला है कि मैं इस मशीनरी की गारंटी ले रहा हूँ कि जब भी वाइंड अप होगी, तो इस मशीन को के अगेंस्ट जो भी होगा पेमेंट, या फिर जो भी डेप्ट होंगे, जो इस कंपनी के डेट होंगे या फिर लाइबिलिटीज होंगी, वो मैं अंडरटेक कर रहा हूँ। तो मैंने जितने गारंटी दी है, जितने असेट की है, जितनी भी लाइबिलिटी की गारंटी दी है, मैं उतने ही पे करूँगी, ठीक है। और टू द कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस, असेट हो या फिर कोई भी कॉस्ट हो, चार्जेस हो, एक्सपेंसेस हो वाइंडिंग अप के टाइम पे, या फिर मतलब कि जितने की मैंने उसके अगेंस्ट भी गारंटी ली होगी, मैं वो पे करूँगी, ठीक है। इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मतलब गारंटी के अबव जाएगा। अगर मैंने असेट की गारंटी ली है, तो मैं असेट के अगेंस्ट मेरा वो रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। उसके बाद है कंपनी जो है हैविंग शेयर कैपिटल। जब आपको कैपिटल क्लॉज बताना है, तो उसमें आपको बताना है कि भैया कंपनी जो है कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। जो भी उनका फिक्स्ड अमाउंट होगा, वो आपको बताना है कि इतने कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर हुई है। फाइन फाइन फाइन।
यार ये व्हाई डोंट दिस सपोर्ट माय लैपटॉप। नेम क्लॉज हो गया। अभी हमें जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमें ऑल्टरेशन के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। हमने यहाँ पे आर्टिकल सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम में हमने देख लिया है कि मेमोरेंडम को ओवरराइड आर्टिकल नहीं कर सकता। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमें पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, साथ ही साथ हमें देखना है कि ऑल्ट्रेशन, अगर मेमोरेंडम को ऑल्टर करना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके रिगार्डिंग। Till then, take care of yourself and your family members and have a healthy life. Till then, have a good day and goodbye. 2 बार